अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपकी कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियां ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका पढ़ा करो सुना करो में। मेरा नाम है एहतेशाम रईस और आप सुन रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई टेंशन मत ले यार। अध्याय 3। कंफ्यूज होना भी ठीक है। मैं बचपन में डाकिया होना चाहता था, क्योंकि डाकिया अपने झोले में डालकर ये खबर लेकर आता था कि मैं यहाँ ठीक से हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वहाँ भी सब ठीक होगा। जो खराब खबर को कम करके और अच्छी खबर को बढ़ा चढ़ा कर बताता था। अपने 6 साल इंजीनियरिंग पर लगभग बर्बाद करने के बाद मेरा कन्फ्यूजन स्वाभाविक था। कई बार लगता है ना कि 6 साल दे दिए हैं तो यार 1-2 साल और देख लेते हैं। उस दौरान बहुत सारे मोटिवेशनल कोट हवा में तैर रहे होते थे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती से लेकर वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, वो नाविक की धैर्य कुशलता क्या जो धाराएं प्रतिकूल न हो। ये सब पंक्तियां हैं, बहुत लोगों को इनसे हिम्मत मिली होगी। कई बार अच्छी से अच्छी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती। हम जिस रास्ते को छोड़ने ही वाले होते हैं तभी कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो बता देता है कि अरे बस थोड़ा और रह गया। आप सोचिए कि कन्फ्यूज़न आखिर होता क्यों है। कन्फ्यूजन उनको होता है जिनके पास कम से कम 2 ऑप्शन होते हैं। जैसे महाभारत की लड़ाई से पहले, जब दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थीं, तब अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। वो कंफ्यूज हो गया कि लड़ाई करें या ना करें। अर्जुन के पास ऑप्शन था, वो नहीं भी लड़ सकता था। इतना बड़ा योद्धा तो वो था ही कि वो नहीं चाहता तो उस पर किसी का जोर नहीं चलता। आप एक बार के लिए सोच कर देखिए कि अगर अर्जुन को कन्फ्यूजन ना हुआ होता तो हमें गीता नहीं मिलती। मेरे सामने भी ऐसा ही कन्फ्यूजन था कि मैं इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई को सिरे से खारिज करके किसी और चीज़ में अपने आप को लगा दूं या नौकरी ढूंढता रहूं। कुछ भी हो, मेरे पास 2 ऑप्शन थे। कन्फ्यूजन इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपके पास कम से कम 2 ऑप्शन हैं। आप कुछ देर के लिए उनका सोचिए जिनके पास केवल एक ऑप्शन होता है। मैंने तय किया कि मैं एमबीए की तैयारी करूंगा और मैं अपने किसी भी इंजीनियरिंग के दोस्त के टच में नहीं रहूंगा। एमबीए की तैयारी करना मैंने बहुत देर में शुरू किया था। अगस्त में ज्वाइन किया और नवंबर में पेपर था। नॉर्मली जिन लोगों का एमबीए में सिलेक्शन होता है वो लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे होते हैं। मैंने बहुत लेट शुरू किया था, इसलिए वह साल भी पूरी तरीके से ज़ीरो होकर मेरे सामने खड़ा था। अब इंजीनियरिंग किए हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका था। मैं 1 साल से ज़्यादा खाली बैठ चुका था। पूरे 1 साल एक भी सिलेक्शन ना होने का दुख सिर पर ऐसे मंडरा रहा था जैसे मधुमक्खी का कोई छत्ता आकर सर पर नाच रहा हो। फिर कन्फ्यूजन हुआ कि आगे 1 साल और तैयारी करूं या ना करूं। अब तक ये बात समझ में आ चुकी थी कि इंजीनियरिंग में लौटने का कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने फिर 1 साल तैयारी करने का तय किया। साथ ही मैं बीच बीच में अलग अलग नौकरियों के लिए अप्लाई करता। जिन दिनों मैं नौकरी कर रहा था उन दिनों मुझे एक पॉलिसी बेचने वाली लड़की बुधवार को ठीक शाम के 4 बजे कॉल करती। मैं सुबह से अपने सैकड़ों रिज्यूमे भेजकर नौकरी ढूंढते हुए थक चुका होता। 2-3 हफ्तों में हमारी दोस्ती हो गई। वो मुझे विश्वास दिलाती कि एक दिन तुम्हारी लाखों रुपए की नौकरी लग जाएगी, फिर तुम सबसे पहली पॉलिसी मुझसे कराना। बुधवार आने पर उसको डर लगता कि आधा हफ्ता बीत गया, उसका हफ्ते का टारगेट फिर पूरा नहीं होगा। मेरे नौकरी लगने के तुरंत बाद मैंने उसको कॉल किया कि वो टेंशन ना ले, मैं एक बार में उसका महीने भर का टारगेट पूरा करवा दूंगा। उसने बताया कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। मुझे अपनी नौकरी से पहली नफरत ठीक उसी समय हो गई थी। पिछले बुधवार कई साल बाद उसका फ़ोन किसी नए नंबर से आया। इस बार वो 2 कमरे का घर बेच रही थी। उसने मुझे घर खरीदने के 1000 फायदे गिनाए। मुझे उस दिन 2 कमरे के घर में रहने वाले हर उस आदमी पर दया आई जो घर खरीद कर ये समझता है कि उसने सुकून खरीद लिया है। हर तीसरे कॉल में मुझे कोई न कोई कुछ न कुछ बेच रहा होता है। मैं सुबह अखबार खोलने के बाद से दिन भर कुछ न कुछ खरीदने की सोच रहा होता हूँ। मुझे अक्सर वो दिन याद आता है जब मैं नौकरी नहीं करता था और दिन में एक बार भी सिवाय किताबों के कुछ और खरीदने का नहीं सोचता था।
इन खाली दिनों के दौरान मैंने खूब किताबें पढ़ी, कुछ तुकबंदी करके कविताएं भी लिखने लगा था। ये पता नहीं था कि सही है भी या नहीं, पर जब समय मिलता कुछ न कुछ लिखता रहता, बिना सोचे कि जो लिख रहा हूँ कुछ काम का है भी या नहीं। इस दौरान हमारे लखनऊ वाले घर के नीचे रहने वाले एक भैया मिले। उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी। जब मैं नौकरी अप्लाई किया करता था तो मुझे हर उस नौकरी में इंटरेस्ट आता था जहाँ पर एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन हो, इंजीनियरिंग नहीं। मुझे ये भी पता था कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉपी राइटिंग का काम होता है, जहाँ पर शायद मेरा लिखने वाला अधपका टैलेंट काम आ जाए। मोहल्ले वाले भैया से ऐसे ही टाइम पास लिखने के लिए काम मांगा। उन्होंने कहा कि एक स्कूल का एंथम सॉन्ग लिखना है, 2-3 दिन का टाइम है, लिख सकते हो क्या? उनको अगले 1 घंटे में एंथम लिख कर दे दिया। भैया पढ़कर बड़ी देर तक सोचते रहे, फिर अंदर जाकर अपना पर्स लेकर आए और 1,000 रुपये देते हुए बोले, जो लिखे हो उसकी सही कीमत से बहुत कम है, लेकिन 1,000 रुपये इसलिए रखो ताकि तुम्हें ये विश्वास आए कि तुम लिख कर कमा सकते हो। वही 1,000 रुपये इंजीनियरिंग के बाद की पहली कमाई थी। वो 100 रुपये के 10 नोट मम्मी ने अलमारी में आज भी संभाल कर रखे हुए हैं। मम्मी दिवाली में उसकी भी पूजा करती है। इसके बाद बहुत से ऐड लिखे, एक आध टीवी पर भी आए, लेकिन फिर भैया से कभी पैसे नहीं लिए। पहली बार अपने लिखे हुए का जब वीडियो बना हुआ देखा तो उसकी खुशी बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन फिर कन्फ्यूजन हुआ कि क्या कॉपीराइटिंग करके काम चल जाएगा। एमबीए कर लूँ तो भी कॉपीराइटिंग कर सकता हूँ, एमबीए कर लूँगा तो सैलरी भी अच्छी हो जाएगी। एक बार सैलरी अच्छी हो जाएगी तो फिर आराम से लिखने का काम कर पाऊँगा। इसके बाद से मैंने अपने ज़िंदगी में एक थंब रूल बना लिया कि जब भी मुझे कन्फ्यूजन होता कि कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं हमेशा वह काम कर लेता हूँ। काम करके मज़ा ना आए तो वो काम छोड़ भी देता हूँ, लेकिन बिना अनुभव लिए किसी भी काम के लिए मना नहीं करता। हाँ, किसी चीज़ का बिल्कुल ही मन नहीं है तो बात अलग है। मैं फिर एमबीए की तैयारी में लग गया और एमबीए करने पहुँच गया, SIBM पुणे, सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। हर वो चीज़ जो बाहर से बहुत फैंसी लग रही होती है, उसकी सच्चाई तभी पता चलती है जब वो ठीक हमारे हाथ में होती है। एमबीए में तो न सोने का न जगने का कुछ भी टाइम ही नहीं मिलता था। बचपन में वो कहावत सुनी थी, आसमान से गिरा और अटका खजूर में आके। मेरी ज़िंदगी भी कुछ वैसी ही हो गई थी। वो बात अलग है कि अच्छी जगह से एमबीए करने पर नौकरी मिलने की चिंता नहीं होती, लेकिन अब कहानी मेरी है तो सब कुछ इतना आसान थोड़ी ना होगा। 2009 में जिस साल मेरा प्लेसमेंट होना था उस साल पूरी दुनिया का मार्केट घुस चुका था। अब कहानी में ड्रामा ना हो तो मज़ा भी तो नहीं आता। बातें इतनी धीमी की जाएं जैसे कि पत्तियां बरसात का गीत दोहराती हैं। उम्र को जोड़ा ना जाए बल्कि घटाया जाए। रफ रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर काटे गए नामों के साथ, पूरी ना हो पाने वाली कहानी के साथ। हर घर में बना हुआ एक ऐसा कोना जहाँ बैठकर आदमी रो सके। मुस्कुराहट हमारा पहचान पत्र हो और उदासी हमारा सीक्रेट पासवर्ड। किताबों में लिखी बातें सच हों और अखबार की जगह रोज सुबह एक सादा कागज घर पर आ जाए जिसमें हम बीते हुए दिन का हाल लिखें। ये दुनिया वैसी ना हो जैसी होनी चाहिए, बल्कि वैसी हो जो किसी दूसरी दुनिया का स्वर्ग लगे।